सो आज हम लोग बात करेंगे एक नए बॉन्ड, नया बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सही है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसको हमने समझना। ऐसा नहीं, आप लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between cations and anions। सो कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इज इट ओके? अब आयनिक बॉन्ड के लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या हो? सबसे पहली बात, थोड़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में हमारे जो आ जाते हैं ग्रुप 1A2 ग्रुप 1A2 ये कौन कौन से होंगे? मतलब अपने फास्टर देन स्ट्रॉन्गर देन, फास्टर देन स्ट्रॉन्गर। सुनो, तो अब इसमें कौन कौन से आ गए? अपनी एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सारे अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और जो है बोरोन है। ठीक है, जो ग्रुप 13 हमने लिखा था 3A भी लिख सकते। इज इट ओके? आप समझ गए बात के नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब अगर आप जो है इसको 1A के हिसाब से समझ गए, नहीं तो 1 to 13 कह सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 to 13 तक। अच्छा, और साथ में वी नीड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें आ जाते हैं कौन से? 5A, 6A, 7। मतलब इनका मतलब ये हो गया कि ये अपना नाइट्रोजन वाला, ये ऑक्सीजन वाला और ये फ्लोरीन वाला है। इज इट ओके? ये जब मिलते हैं तो जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जब मिलेंगे तो जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। मुझे लगता है सबको समझ में आ रही है। और ये जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शन। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे अपने कोवलेंट को, उनकी शेप होती है ना, अभी हमने सारा टॉपिक को कोवलेंट पे ही किया, उनकी शेप होती है, इनकी नियरली। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब किसी भी तरफ से कैटायन के नाम अराउंड एनायन लग सकते। इज इट ओके? सारी तरफ लग सकते, तो ये नॉन डायरेक्शन। समझ आ रही है बेटा जी मेरी बात? अच्छा, सो अब सुन,
समझते जाना आप मेरी बात। अब हम कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बनने का हमने पूरा प्रोसेस देखना है। समझते जाइएगा बात। आयनिक कंपाउंड के बनने का हमने जो है पूरा प्रोसेस देखना है। सुन लो, मैंने कहा आयनिक कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे NaCl भी है, सोडियम के अराउंड क्लोरीन जो है चारों तरफ से घेर ले। जैसे मैग्नेट होता है ना, एक मैग्नेट को कीलें सारी तरफ से घेर लेती है। आप एक गोल मैग्नेट लो, कीलों के ढेर में डालो, चारों तरफ से कीलें उसके अराउंड हो, वैसा ही आयनिक कंपाउंड, मतलब कैटायन के अराउंड एनायन जो है सारी तरफ। सही बात है, तो कोई डायरेक्शन नहीं कि भाई इसी डायरेक्शन में लगेगा। समझ आई बात? ठीक है। और देखो, आज आज बिल्कुल मजे से लग रही है ना क्लास, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? अब मैं कहाँ से ले रहा हूँ क्लास? अपने घर से ले, है ना? तो इसलिए जो है, अच्छा सुनो, ऐसा क्यों होता है समोनी दास, ऐसा क्यों? ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैटायन एनायन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल का या मैग्नेट जो कीलो, तो बिल्कुल उसी के अराउंड जो है सारे चिपक जाए। वो भी तो बॉन्ड हो गया ना यार, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चिपक जाए और नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव चिपक जाए, तो भी तो बॉन्ड ही हो गया, है ना? तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, कोवलेंट जो है डायरेक्शनल होता है, क्योंकि कोवलेंट में ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसलिए उसने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ डिसाइड कर। इजी टॉपिक, समझ आ रही है बात? अब 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 यहाँ पर हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करनी है। देखो, अब एक आयनिक कंपाउंड, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सोडियम सॉलिड जो है वो, सोडियम सॉलिड जो है वो 1/Cl के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है अपना सॉल्ट। इजी टॉपिक। सोडियम क्लोराइड ऐसे ही बनेगा, 1 मिनट है ना? सोडियम क्लोराइड जो है अपना ऐसे ही तो बनेगा, किसी को प्रॉब्लम? सो अब देखो, इसमें भी कई कुछ है। अब इसकी सारी हमने बात कर, देखो एक बात, इस ये जो प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। डेल्टा एच से आप वाकिफ, डेल्टा एच से आप वाकिफ है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये टर्म की है। सो एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaC, मतलब सोडियम क्लोराइड Na+Cl2 से नहीं भाई, फुल में प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं, तो स्मॉल एच, सुन लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये, सुन लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिले तो NaCl बना, तो कितनी एनर्जी रिलीज या गेन? अगर एनर्जी मान लो 10 जूल जो है रिलीज, तो ये -10 होगा, और अगर 10 जूल चाहिए होगी तो +10, है ना? साइन, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टाइम ये टर्मिनोलॉजी कराई थी ना, डेल्टा एच, याद आया? F is for formation, F stands for formation की NaCl बन, तो इट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच ये हीट का चेंज कितना, ठीक है? सो हीट ऑफ 1/2 क्यों लिखा है? एटम्स को बैलेंस कर, अगर आप देखो
Cl2 के पूरे मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन हो, तो हमें अपने को एक ही चाहिए, तो रिएक्शन को बैलेंस किया है इस तरह से, इसलिए 1/2 Cl2। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो सारा है ना, ये जो सारी चीज है, समझते जाना, अभी कुछ दिमाग लगाने वाली बात न करने वाली, तो इसलिए सबका देखो, सबसे पहले ये सीधे नहीं बन जाता, इससे ये सीधा नहीं बनता, इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? पहले तो सोडियम सॉल्वेंट जो है आपको सोडियम गैसियस में कन्वर्ट करना, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करना। और एक बात बताओ, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? सॉलिड, जब कोई चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सही जवाब, बहुत बढ़िया कनिष्ठ, कुलदीप, ठीक है, सबने दिया, संचित कर। तो इसका मतलब इसमें जो, भाई आप जानते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ हीट तो चाहिए होगी, सॉलिड को गैस में, तो उसको बोलेंगे हम डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। सही बात है, उसको बोलेंगे हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्लिमेशन। सब एनर्जी का हमने हिसाब रखा, हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्लिमेशन। सही बात है, हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्लिमेशन, है ना। तो मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लो 10 जूल चाहिए, तो इट इज 10 जूल। अब अभी बात खत्म नहीं हुई। अब सोडियम गैसियस को अपने को कन्वर्ट करना होगा Na पॉजिटिव गैस, NaCl में नॉर्मल सोडियम नहीं है, Na पॉजिटिव है, सोडियम का तो कटायन। तो अगर हम सोडियम गैसियस को सोडियम पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या कर रहे हैं हम इस टाइम? इस टाइम पे कौन सी एनर्जी चाहिए? अगर हम सोडियम गैसेस को Na को, बिल्कुल सही, आयनाइजेशन एनर्जी। सक्षम ने सही बोला, अक्षत ने सही बोला, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर के लिए चैट्स को सोशलाइज कर देता हूँ, प्रोवाइडेड जो है कोई डिस्टरबेंस ना करे, ताकि जो है इससे और बढ़िया मौका मिलता है। तो मतलब सोडियम गैसियस से Na पॉजिटिव जो है गैसियस में कन्वर्ट करना, मतलब इस टाइम जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज डेल्टा आयन, डेल्टा एच आयनाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सही बात, सही बोला, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब सुन, अब यहाँ पे क्लोरीन की तरफ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्लोरीन के बारे में साइड में आपको बता दूं। देखो होता क्या है, क्लोरीन जो है, जैसे Cl2 गैसियस, जब आप 2Cl में कन्वर्ट करते, 2Cl गैसियस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस टाइम पे जो एनर्जी चाहिए, दैट इज डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ क्लोरीन, जिसको लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ये नई टर्म हो सकती है आपके लिए, बट आप समझ गए कि भाई Cl2 के बॉन्ड को तोड़ना है, Cl2 के बॉन्ड को तोड़ना है, 2 क्लोरीन एटम्स बनाने हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, या ठीक है डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ Cl। समझ आ रही है मेरी बात? सबको ये बात समझ में आ, मतलब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को 2 क्लोरीन एटम में अगर करना हो, तो जो है आपको क्या होता है, यू रिक्वायर इतनी है। और अपने पास कितना मॉलिक्यूल है? आधा ही मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, अगर जैसे एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 16 जूल एनर्जी चाहिए, तो आधे को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए? 8 जूल की चाहिए। हाँ ये पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही, हाफ ऑफ इट होगी, बिल्कुल सही बात है। सो ऐसे में हम यहाँ पे सुनते जाइए कि इट विल बी दैट
हाफ ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ Cl। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये क्लोरीन गैसियस में एक एटम बनता है। बेटा जी समझ आती जा रही है बात? ठीक है, अच्छा अब सुन, अब यहां पर क्लोरीन गैसियस से अगर हम Cl नेगेटिव बनाए, पहले बताओ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि रिड्यूस होगी, और उसका मैं फिर से रिपीट करूंगा कुलमित सारी बात। ठीक है, मैंने कुलमित कह दिया कि Cl2 को अगर दो क्लोरीन एटम्स में चेंज करना हो तो डेल्टा इतनी एनर्जी चाहिए। तो अगर आधे मॉलिक्यूल को चेंज, आधे मोल को चेंज करना तो उससे आधी एनर्जी, जिसको कि मैंने यहाँ पे है ना, ये मैंने समझा दिया, उसी को मैंने ऊपर यूज किया। अब बताओ कि क्लोरीन गैस को अगर Cl नेगेटिव गैस में चेंज करना हो तो एनर्जी रिलीज होगी। हाँ बिल्कुल, नकुल ने सही जवाब दिया, ये इलेक्ट्रॉन एडिशन। और उसको हमने कहा था कि साइंटिफिकली उसको डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन कहते हैं। तो इस चीज जो है इसको लिख दिया डेल्टा एच। सही बात है बेटा जी के नहीं? सही बात है। अच्छा, अब सुन, अब ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब सब कुछ ग्राउंड रेडी हो चुका है। अब बस मिलने की देरी है। क्या मिलने की देरी है? अपना ये कटायन है, ये अपना एनायन है, ये जब आपस में मिले, देखो कटायन और एनायन जो है जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम। Na पॉजिटिव गैसियस और Cl नेगेटिव गैसियस जब मिलेंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल बनेगा ना, नमक, नमक जैसे नमक का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, वैसा नमक बनेगा। मतलब गैस में से सोडियम और क्लोराइड मिलते जाएंगे और नीचे जो सॉलिड क्रिस्टल बनता जाएगा। हाँ सॉलिड। अब मुझे एक बात बता दो, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी कि गेन? इस प्रोसेस में क्या लगता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होगी कि गेन? रिलीज होगी। सही बात। कई लोगों ने मेरी बात पकड़ ली है कि मैंने कहा जब भी दो स्पीसीज में अट्रैक्शन होगी हमेशा उस स्थिति में जो है एनर्जी रिलीज। सो सोडियम क्लोराइड सॉलिड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज। ठीक है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सुन लीजिए, उसको बोलते हैं हम डेल्टा एच। ठीक है, और लैटिस एनर्जी। इसको यू से भी सुनते जाइए, आप साथ साथ में नोट भी करते जाओ। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते जाए। सो डेल्टा एच लैटिस जो है इट इज द एनर्जी रिलीज। तो ये जनरली नेगेटिव ही। सुनते जाए, अब सुनते हटा दो मैं हाँ पहले नेगेटिविटी नहीं समझ आई, अब सुन। तो लैटिस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन, लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एनर्जी रिलीज when 1 mole of solid crystal is formed from its constituent ions in gaseous। समझ आ गई? मतलब जिनको नोट करनी होगी वो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग को देख के जो नोट कर लेना। मैंने कह दिया कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of solid crystal is formed from its constituent ions in gaseous state। ये gaseous state में होने चाहिए, फिर उनसे जब सॉलिड बनता है जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, इतनी बात सब वाकिफ हो गए। सुनो अब मेरी बात, एक्चुअल में ये टॉपिक इसके बारे में नहीं है। कई लोगों को लग रहा होगा यार टॉपिक अपनी नेचर बार बार बदल रहा है ना, कभी सर्च करवा देते, कभी रेजोनेंस पे आ जा रहे हैं, कभी आयनिक कंपाउंड पे आ जा रहे हैं। टॉपिक एंड
टॉपिक एंड हो रहा है और केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है अपना, ठीक है, सब कुछ कवर कर। तो एक बात आप ये समझें, आप इस चीज का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दें कि आपसे हमारा पैकेज भी पूरा हो। आपसे पैकेज पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप पैकेज को 70% करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, दैट इज मोर देन सक्सेस। इज इट ओके? इसके कुछ सब टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम आगे वाले टॉपिक्स में, सो इसलिए जो है इस टॉपिक में टारगेट ही रखिए कि अपने कम से कम 70% करना है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा होता है 90-95, वो अलग बात, लेकिन जो है अगर 70 हो गया ठीक है, उसके बाद खुश होते हैं। इसमें पहले टॉपिक से कंप्लीट। अच्छा सुनो, एक और बात जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, सुनो। दरअसल एक लॉ है हेसेस लॉ, उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हेसेस लॉ की जिक्र भी मैं आगे ही करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स हमारा टॉपिक है। उसमें ये डेल्टा एच वगैरह सब कुछ फिर से जीरो से कराया जाएगा। अभी तो हमने यूज कर लिया ना, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मैं जीरो से ये सारी टर्म्स आपको करवाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन सुनिए मैं कह क्या रहा, हेसेस लॉ ये कहता है, ऐसे में हवा में कहता है कि अगर ए से बी जो है डायरेक्टली बना, इसमें मान लो जो एनर्जी है वो डेल्टा एच टी का चेंज आया, ए से बी बनाने में डेल्टा एच टी का चेंज आया, और आपने दूसरे तरीके में क्या किया, ए से सी बनाया, फिर सी से डी बनाया, फिर डी से बी बनाया, तो इसमें एनर्जी का चेंज डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री आया। समझने बात, हमने ए से बी दो तरीके से बनाया, एक तो सीधे बनाया, एक लंबे तरीके। तो हेसेस लॉ ये कहता है कि भाई जो डेल्टा एच टी है दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच, मतलब दोनों तरीकों में एनर्जी चेंज बराबर। क्या आप समझ, बड़ा ही सिंपल सा लॉ कि आप किसी प्रोसेस को चाहे एक स्टेप में करो, चाहे एक से ज्यादा स्टेप में करो, जो एनर्जी का चेंज है वो बराबर। आप चाहे किसी प्रोसेस को एक स्टेप में करो, चाहे एक से ज्यादा स्टेप्स में कीजिए, ठीक है, एनर्जी चेंज इज ऑलवेज। यहां से आप समझ लो कि हम चाहे सीधे करें डेल्टा एच टी है, और हेसेस लॉ, अच्छा लॉ भी लिखिए, एच टी डबल हेसेस, ठीक है। इज इट ओके? रिजल्ट दोनों का सेम। ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, उर्मी, ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। ये हो ही नहीं सकता कि इसमें अलग एनर्जी लगी हो, इसमें अलग, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो, तो दोनों प्रोसेसिंग में बराबर ही एनर्जी का चेंज होगा। इज इट ओके? समझ आ गई बात? ठीक है। सो अब उसी हेसेस लॉ को हम लोग लगे लगाने इसमें, अपने इस प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस को पता क्या बोला जाता है? इस सारे प्रोसेस को जो डायग्राम बनाई हमने, इसको बोला जाता है बॉन्ड मेंबर साइकिल, ठीक है, इट इज कॉल्ड बॉन्ड साइकिल। ये जो सारा, अब सुन, देखो यहाँ भी तो बेटा जी हमने यही किया था, एक तो NaCl को डायरेक्टली बना दिया था, और फिर ये सारा प्रोसेस किया, ऐसे बनाया, दो तरीके से बनाया ना, एक तो डायरेक्टली बना दिया, और दूसरा आयनाइज सप्लाइंग सब कुछ करके जो फिर बनाया, तो दो तरीके से बनाया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ क्या होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्लस 1/2 डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ क्लोरीन क्लोरीन प्लस
डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन प्लस डेल्टा एच क्या बेटा जी आपको ये बात समझ में आई? जिनको नोट करने में परेशानी हो रही है एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए सुकनिष्ठ ने कह दिया कि उसको बात समझ में आ गई बढ़िया से। ठीक है, अब देखो मतलब मेरे घर से देखो, घर से बढ़िया चलती है ना क्लास, मजा आ रहा है। कल तो मेरा बुरा हाल हो गया था यार क्लास के दिन, आपने देखना था मेरा हाल, मेरी टी शर्ट भीग गई थी। दो दो एसी चलाए हुए थे हमने क्लास में, वो भी काम नहीं कर रहे क्योंकि बड़े दिन हो गए ना, बच्चे नहीं है तो सर्विस भी नहीं हो पाती एसी। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, तो ये जो तरीका है ना, ये जो सारी डायग्राम हमने की, बेसिकली इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है लैटिस एनर्जी निकालना, कि अगर हमें बाकी डाटा दे दिया जाए तो हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते है ना, लैटिस एनर्जी जो है निकाल सकते। अब अब ये लैटिस होता क्या है? लैटिस एनर्जी हम, लैटिस क्या होता है? लैटिस होता है अरेंजमेंट ऑफ cations and anions in an ionic crystal. The 3D arrangement of cations and anions in a crystal is called crystal lattice. सही बात है। Lattice. The 3D arrangement of cation and anion in is called lattice. ठीक है जाना, ठीक है। सो अब इससे पहले हम जो है और बात करेंगे, सुनते जाइए, थोड़ा सा लैटिस एनर्जी के बारे में और ज्ञान कर दिया जाए। जो लैटिस एनर्जी है, that is lattice energy is proportional to Q1 Q2 upon R square। क्या है? Q1 Q2 upon R square। आप देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कूलम्स लॉ की तरह ही नहीं, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए पढ़ा था। और सही भी बात है कि भी कैटायन और एनायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल? कैटायन और एनायन में अगर मान लो एक प्लस Q1 है यहाँ पर और दूसरा माइनस माइनस Q2 है यहाँ पर, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस आर, तो यही होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही बात है। अगर ऐसा देखा जाए तो इसका मतलब तो अपना ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी का सबसे पहले लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड सी। क्यों रहेगा बेटा जी ऐसा? ऐसा बेटा जी इसलिए रहेगा क्योंकि लिथियम और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस कम है, चार्ज तो सब पे बराबर है, +1 -1 ही है ना चार्ज सब, तो इसमें सबसे कम होगा तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया।
केमिकल बॉन्डिंग पता है क्या, केमिकल बॉन्डिंग जो है एक बात तो करती है ना, आपके दिमाग को खोल दे, है ना। नकुल, मैंने ये कहा कि जो लैटिस एनर्जी है डिस्टेंस के फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है संचित भी, इसलिए उसको लिया ही नहीं जाता। आपने देखना, लिया ही नहीं जाता, रेडियो एक्टिव होता है ना केमिकल रिएक्शन में, इसलिए उसको यूज नहीं करते। जो सबसे लास्ट रो वाले होते हैं जनरली उसको हम अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा हैलोजेंस भी आपने पढ़ी हुई है, सुन लो, हैलोजन आपने पढ़ी हुई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके नीचे एक एसिटाइन भी होता है, एसिटाइन भी होता है, आपने देखना। लेकिन हम उसको हैलोजन में गिनते ही नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट रो वाले हैं उनको जल्दी कंसिडर नहीं किया जाता। सुनो अब सेकंड ये ले रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड देन एयर। यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, Al2O3 एंड देन थर्ड इज AlCl। ध्यान देना। अच्छा देखो, जो NaFNA दिया, NaF ज्यादा, एडिटिविटी ज्यादा हो, ऑब्वियस बात, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन में डिस्टेंस क्या है, कम। Na और Br में क्या है, ज्यादा। सही बात, वही आयनिक करेक्टर का फंडा है। बस ये है, जब रेडियस और चार्ज में कंफ्यूजन हो तो चार्ज डोमिनेट, मतलब पहले आपने चार्ज ही दे, पहले चार्ज दे, अगर चार्ज बराबर हो फिर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो आप, एल्यूमिनियम में चार्ज सभी में +3, एल्यूमिनियम में चार्ज सभी में +3 है। सो हम एल्यूमिनियम पे नजर नहीं डालते, एल्यूमिनियम पे नजर नहीं डालते, हम किस पे डालेंगे, एनायन। -3, -2 एंड -1 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सभी को आता है, तो मैं सिर्फ इसी को लिख रहा हूँ, तो एनायन वाला है, ताकि आपके ध्यान रहे कि एनायन में -3, -1, -2, -3, और हमने कहा क्यू ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा। बोलो बेटा, समझ आ रही है? थर्ड, थर्ड पॉइंट देखते हैं। सो थर्ड पॉइंट में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद जो है Na2, ठीक है, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम। अब इसमें तो और भी कंफ्यूजन क्रिएट कर, सो देखते हैं, कैटायन पहले Mg+2 है, कैल्शियम+2, इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में मैग्नीशियम का साइज छोटा है कैल्शियम, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा। और उसके बाद सोडियम +1 है, पोटाशियम भी +1, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड से सोडियम इसलिए कम हुआ क्योंकि सोडियम पे चार्ज +1 है। मतलब यहाँ पर हम चार्ज देख रहे हैं, इन दोनों में साइज देख रहे हैं। जब चार्ज कॉमन है तो साइज देख, लेकिन मैंने कहा जब चार्ज इन दोनों पे +2 इन दोनों पे +1, तो चार्ज की डोमिनेंस ज्यादा होती है, +2 वाले दोनों आगे। सही बात है। और फिर उसके बाद Na2 और K2O में से साइज का छोटा, सोडियम का, पोटेशियम का बड़ा है। बाद बेटा जी समझ आई बात, समझ आ रही है बात सबको, बहुत बहुत। सो नोट करते चलिए साथ साथ में। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो आगे बढ़ के जो है हम बात,
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि सारे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड। सभी आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्रिस्टल। समझ रहे हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल आप समझ, जैसे डायमंड की तरह उनकी शार्प फेसेस होते हैं, जैसे वो चमक। इजी टू। अच्छा, दूसरा सॉलिड, तो सॉलिबिलिटी में लाइट डिसॉल्व्स लाइक वाला प्रिंसिपल चलता है। मतलब दे आर सॉल्युबल पोलर सॉल्व, ठीक। और उसमें भी, पोलर में भी विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, they are soluble in polar solvents with high dielectric constant। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? देखो, मतलब जैसे ये जो है पानी का, पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, सुन लेते हैं आप। पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8, और ऐसे ही देयर इज मिथेनॉल, मिथेनॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, इट इज 30। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम, मान लो कोई भी मीडियम आप रखें, उस मीडियम की इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट होने से रोकने की क्षमता कितनी है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आप मेरी बात समझ? जो दोनों के बीच का मीडियम है, उसके उसमें जो है दोनों की अट्रैक्टिव पावर अगर सिमिलर हो तो रिपल्सिव पावर को कम करने की क्षमता। तो जैसे अगर आप वुडन ब्लॉक रखेंगे, फिर पानी रख दिया यहाँ, फिर अल्कोहल रख दिया, है ना कनिष्ठ, समझो बात। हाँ, मिडल वाले का रेजिस्टेंस है ना, सही बात है कि दोनों की अट्रैक्शन को कम करने की क्षमता किसमें, जो जो सॉल्वेंट जो है सबसे ज्यादा कम करेगा इनके बीच की अट्रैक्शन, ऑब्वियसली उसमें ये ज्यादा घुलेंगे, क्योंकि जैसे NaCl, अगर NaCl है उसको पानी में डाल तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा, एक बार तो चला गया। लेकिन अगर पानी में इनकी अट्रैक्टिव पावर को रोकने की क्षमता ज्यादा होगी तो ये इधर ही जाता रहेगा, ये इधर ही जाता रहेगा, लेकिन अगर रोक नहीं पाया तो ये वापिस NaCl बना, नहीं। मतलब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने ज्यादा कहा, इसका मतलब पानी में जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन को कम करने की क्षमता ज्यादा है। तो ऐसे में जो है, ऐसे में जो है पानी में ज्यादा सही बात, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक NaF NaBr से ज्यादा कैसे हुआ?
आयनिक करेक्टर देखो NaF NaBr का मैं बता देता हूँ, उसमें बेटा फजाल नहीं कर। देखो आयनिक करेक्टर ज्यादा होने का मतलब लैटिस एनर्जी का ज्यादा होना नहीं, सबसे पहले इसका सेट। और दूसरी बात NaF में हमने कहा था हमारा एनायन जो है कम पोलराइजेबल चाहिए आयनिक करेक्टर, या स्मॉल साइज का चाहिए आयनिक करेक्टर, तो F नेगेटिव इज ऑफ स्मॉलर साइज देन आयन या Br ने, तो इसलिए NaF इज मोर आयन देन Ar। और NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा है वैसे, इज इट ओके? लेकिन हर बार ऐसा डन। चलो आगे बढ़े। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, सो वो तो हाई हो ऑब्वियसली बात। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन, इसलिए जो है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज्यादा, ठीक है। फोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो आयनिक कंपाउंड है ना, मतलब कोई भी जैसे NaCl, NaCl सॉलिड में नॉन कंडक्टर, ठीक है। एक बात, सोडियम क्लोराइड जो है सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर, जबकि सोडियम क्लोराइड है जब उसको आप मेल्ट करता है तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप नमक को पानी में डाल दोगे जिसको कि हम NaCl एक्वस बोलेंगे, तो सोडियम क्लोराइड एक्वस भी क्या होगा, क्योंकि इसमें नॉन कंडक्टर है, क्योंकि चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए कोई कुछ भी नहीं, लेकिन लिक्विड स्टेट में आयंस आर द कंडक्टर्स ऑफ चार्ज। ऐसे ही एक्वस मीडियम में भी आयंस आर द कंडक्टर ऑफ चार्ज। बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात? मेल्ट करने पे कुलमीत कुमार की मेल्ट करने पर हमारा जो NaCl है उसके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फ्री हो गए, तो ये आराम से जो है क्या हो सकता है, अच्छा चलिए, सो मेरी बात समझ में आ गई आप? मैंने कहा कि NaCl को जब मेल्ट करेंगे तो जो है क्या होगा कि वो आयंस फ्री हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, और पानी के भी आयंस वो आयनाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट, देयर इज वन टर्म दैट इज कॉल्ड आइसोमर। अपने आयनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमेरिज्म और बात है। आइसोमेरिज्म भी आप इतना याद रखें, कोवेलेंट कंपाउंड को करते हैं आयनिक, ठीक है। अच्छा सो आगे समझ लीजिए, टू कंपाउंड which have same configuration of ions are isomers। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके पास, जैसे
पहला एग्जांपल देखिए आप, NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव है प्लस। Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है आप देखिए, इट इज 2 और इसकी क्या 288। ऐसे ही अगर जो है आप दूसरा एग्जांपल MgCl, MgCl क्या है, Mg पॉजिटिव है एंड 2Cl है, तो Mg की क्या है 28 की 12 एटॉमिक नंबर है, तो निकालते हैं। और इसका क्या है दिया आइसो, ठीक है। ऐसे ही अगेन इट इज 288 28 और दूसरा देखिए 2A पॉजिटिव एंड सल्फर 288 एंड 2 मजेदार आसान है मामला। ये तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं ये तो आराम से समझ, सबको समझ में आ गया। पक्का। अपने मेडिकल वालों को बायोमैन कैसा पढ़ा रही है, मेडिकल वाले वो बायो वाली मैम कैसा पढ़ा,